Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. So, dear, be ready to test your knowledge part 2. Here is your first question. Who gave the laws of heredity? Your answer is G.J. Mendel. Gregor John Mendel. Your second question is name the person who was also known as Deshbandhu. Answer is Chitranjan Das. चित्रचंद दास जो थे वो फ्रेंड ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते थे। इनका पीरियड जो था 5 नवंबर 1870 to 16 June 1925 and was a leading Bengali nationalist politician, a prominent lawyer and activist of Indian independence movement and founder leader of Swaraj Independence Party in Bengal. This is not Bengali, Bengal. Your next question is वेयर इज धुआंधार फॉल्स? कहाँ है ये धुआंधार फॉल? तो सिंपली द धुआंधार फॉल्स आर लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर इन भेड़ाघाट। ये इट इज़ इन एक्चुअली मध्य प्रदेश डियर। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन ले लो। एंड 30 meters हाई द नर्मदा रिवर मेकिंग इट्स वे थ्रू द वर्ल्ड फेमस मार्बल रॉक्स नैरोड डाउन। नर्मदा रिवर जो है जहाँ पर ये भेड़ाघाट है, जहाँ से ये एक्चुअली इतनी 30 मीटर की ऊंचाई से जो पानी जब नीचे आ रहा होता है तो बिल्कुल दोनों साइड में मार्बल के रॉक्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। योर नेक्स्ट एंड इजी क्वेश्चन। The capital of Uttarakhand is Dehradun. Keith Govind is a famous creation of Jaydev. Your next question is in 2017, actually ये बहुत important है, मैं पहले ही बता दूं आपको। In 2017, which space agency sends 104 satellites in a single mission? It's ISRO. Yes, Indian Space Research Organization. ये सक्सेसफुली इन्होंने 104 सैटेलाइट्स को एक बार में ही किया था लॉन्च, और ये एक्चुअली आप कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम ही था। इंक्लूडिंग इंडियाज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसमें शामिल था। धरती को ऑब्जर्व करने वाला सैटेलाइट भी एक सिंगल रॉकेट में इन्होंने इसे सेंड किया था। और कहाँ से सेंड किया था? ये है प्लेस श्रीहरिकोटा है बेसिन, श्रीहरिकोटा से इन्होंने लॉन्च किया था। और ये जो है दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट एवर लॉन्च। पहली बार इतना ज़्यादा सैटेलाइट जो है एक साथ भेजा गया था। और एग्जैक्ट टाइम है 15 Feb 2017। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज World Trade Organization came into existence in 1995. Your next question is according to Constitution of India. इसे मैंने देखो आप ऑप्शन रहने दिया है। According to Constitution of India, which of the following is not in one of the मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? ये एक्चुअली इसमें से जो ब्यूरोक्रेसी है ये शामिल नहीं है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ओके। इसलिए मैं इसको बता रही हूँ, और मैंने ये ऑप्शन इसलिए रहने दिया कि ये मेन ऑर्गन में नॉट शामिल नहीं है, लेकिन लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी शामिल है। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर तो यही है, लेकिन बाकी चीज़ इसमें शुमार है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? वो कौन सा ईयर था? दैट इज 1946। पंचायती राज कम्स अंडर कौन सी लिस्ट में आता है? ये स्टेट लिस्ट में आता है डियर। आंसर तो स्टेट लिस्ट ही है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ऐड किया है, आप ये देख लो। इसमें मैंने डाला है यूनियन लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये आपने स्टैंडर्ड 8 के सिविक्स से पढ़ना शुरू किया है और 10 में जाकर तो इसको एक्सप्लेन ही किया है फुली। तो ये और भी 3 इम्पॉर्टेंट लिस्ट हैं हमारे संविधान में जिनके तहत सारे चीज़ों को डाला गया है। सो डियर, your next question is in which amendment of the constitution was responsible for deleting the right of property from the list of fundamental rights? यानी इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लेना। अमेंडमेंट की चर्चा हम कर रहे हैं कि कौन सा वो अमेंडमेंट था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्चुअली जो राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी का था जो था उसको उन्होंने फंडामेंटल राइट से हटाया है। डिलीट किया मतलब ये नहीं बता रही हूँ कि वो उसको ही हटा दिया है, सिर्फ ये बता रही हूँ कि फंडामेंटल राइट में ही पहले ये शामिल था, लेकिन बाद में इसको हटाया गया इससे, जो कि 44 अमेंडमेंट में हुआ था। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्षचरित एंड कादम्बरी आर द वर्क्स ऑफ वान भट्टा। यानी हर्षचरित और कादम्बरी लिखने वाले कौन थे? तो वान भट्ट ने लिखा था।
Your next question is, when did the war of American independence take place? ये इसमें कंफ्यूज मत होना, मुझे लगता है पहले मुझे डाल देना चाहिए था, बट मैं यहाँ बता देती हूँ। ये वक्त था 1776 का, और मैं आपको बता दूँ 1776 का जो ये वक्त था जब वॉर यहाँ हुआ था, बट एक्चुअली ये वॉर की चर्चा जो आप कर रहे हो ना, ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज इनका नाम है, इस जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बट हाँ उनको अमेरिकन इंडिपेंडेंस ही हम कहते हैं। ये टॉपिक आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है, जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, उसमें आप देखोगे 13 अमेरिकन कॉलोनीज के लिए या उसकी मदद के लिए एक छोटी सी टॉपिक में आपको बताई गई है, तो वहाँ पे आप थोड़ा पढ़ोगे तो पता चलेगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि के बारे में तो कोई भी जानता ही है, और नहीं जानते हो तो जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये संस्कृत के ग्रामेटिशियंस थे, ग्रामर के विशेषज्ञ थे, और बहुत ही जितना भी आज संस्कृत आपके पास है तो वो इन्हीं की देन है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेन काफ इज ऑथर्ड बाय, यानी मेन काफ एक बुक है जिसको लिखने वाले हैं हिटलर, यस एडोल्फ हिटलर। इनके बारे में आप पढ़ोगे, ये भी हिस्ट्री 9th में आपको पढ़ना है। एडोल्फ हिटलर जो कि नाजिज्म के लीडर कंसीडर किए गए हैं जर्मनी में। और योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली आप जानते हो लार्जेस्ट ओशियन आपने कई बार पढ़ा है, बट कई बार एक आध कन्फ्यूज़न मैंने सुना था स्टूडेंट से, सो मैंने इसे भी डाल दिया कि पैसिफिक ओशियन ही है डियर, ये लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है, दोनों ही है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का? तो 65.38% है। और योर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट? इट इज़ बिहार। बिहार जो है वहाँ सबसे कम लिटरेसी है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको मैंने डाला है लेकिन फिर मैंने डाला है, शायद मैंने इसके जो पार्ट्स हैं वो नहीं दिए थे। तो सार्क है क्या? और सार्क वॉज फॉर्म्ड इन, कब ये बना था? तो बना तो ये 1985 में था, और यहाँ पर मैंने इसकी फुल फॉर्म भी डाल दिए हैं, आप एक बार देख लेना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, यानी ये एसोसिएशन साउथ एशिया की कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था ताकि वो आपस में इस क्षेत्र के विकास के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए काम कर सके। इसके कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं तो आप देख लो, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ऑफ कोर्स इंडिया भी है, और उसके बाद भूटान है, मालदीव्स है, नेपाल है, श्रीलंका है। ओके, सार्क की दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप ज़रूर जान लो। सार्क की जो है स्थापना ढाका में की गई थी 8 दिसंबर 1985 को, और ये ढाका आप जानते ही हो बांग्लादेश का कैपिटल है, और इसका जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू बेस्ड है, दैट इज़ इन नेपाल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इसमें भी मैंने आपको रहने दिया है क्योंकि मुझे ये बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने ईयू करके जो दिया है वहाँ पर मैंने लगाया था निशान, और बताया था कि इसके बारे में बाद में बताऊंगी। हालांकि यहाँ भी बहुत एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही हूँ, देखती हूँ मैं इस पर कब आपको वीडियो दे पाती हूँ। तो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज शामिल हैं, पर कुछ हैं वहाँ के जो शामिल नहीं हैं, उसकी भी वजह है, स्टोरी है, इसलिए इसके लिए अलग से मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। सो आंसर मैं यहाँ बता दूँ कि यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है, पर यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सा वो शामिल नहीं है, तो मुझे जल्दी में बताने में यही रहा, और मैंने यहाँ दोनों का नाम डाल दिया, एक का नाम नहीं, ये दोनों ही हैं कंट्रीज, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ये दोनों ही हैं जो यूरोपियन यूनियन में अपने आप को शामिल नहीं किए हुए हैं। ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इसमें कंफ्यूज मत होना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो, तो यहाँ पे देखो ये एशियान है, ठीक है, एशियन मत इसे प्रोनाउंस करो, एशियान, दैट इज ASEAN। ये हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पहले तो मैं आंसर दे दूँ, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। अब ये एशियान है क्या? तो डियर एशियन साउथ ईस्ट, SE को ध्यान से आप देखना, एशियन साउथ ईस्ट जो है एशियन नेशन, सॉरी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है यहाँ पे, और ये जो है एशियान जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 को, और ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो थाईलैंड के बैंकॉक में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसमें अभी जो है 10 परमानेंट इसके मेंबर हैं, यानी 10 कंट्रीज इसके मेंबर हैं एशियान के, जो कि थाईलैंड बैंकॉक में शुरू किया गया था। और इसके वो कौन कौन से मेंबर हैं कंट्रीज, तो यहाँ मैंने डाला है, आप देखो, ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम टू।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर वॉज ऑल्सो नोन एज द गंगा ऑफ साउथ। वैसे तो गंगा एक ही हम जानते हैं, लेकिन साउथ में भी एक गंगा है जिसे हम साउथ की गंगा के नाम से जानते हैं, और वो है गोदावरी। द गोदावरी रिवर ऑफ महाराष्ट्र इन द वेस्टर्न इंडिया, जो कि वेस्टर्न इंडिया में ये फ्लो होती है और साउथ की तरफ जाती है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं दक्षिण गंगा। एंड इंडिया इज द कॉल दक्षिण, इंडिया में इसे हम दक्षिण गंगा कहते हैं। कहाँ की? तो साउथ की, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो ड्रेनेज चैप्टर है उसमें इनके बारे में बहुत बड़ी चर्चा भी की गई है, साउथ की गंगा या दक्षिण गंगा के बारे में। चैप्टर आई मीन स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 3 ज्योग्राफी का ड्रेनेज में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इज इनहेबिटेटेड बाय जैंतिया ट्राइब्स, यानी वो कौन सा इंडियन स्टेट है जहाँ पर ये जैंतिया नाम के जनजाति रहते हैं। ये मैं बता दूँ, ये मेघालय में रहती हैं, और खाली मेघालय में जैंतिया ट्राइब ही नहीं रहती है, बट मैंने ऐसे ही जनरेट किया था। तो यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब, ये हिल का नाम है, आप देखो अंडरलाइन कर रही हूँ, मैप में भी आप इसे देख सकते हो। मेघालय के एकदम टॉप पे आप देखोगे ना, तो तीनों ही वहाँ पर दिखते हैं एक साथ, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने आपको इसमें बताया है कि जैंतिया नाम की जो ट्राइब्स है वो कहाँ रहती है, तो वो जैंतिया हिल पे रहती है। और वैसे जिस हिल पे जो लोग रहते थे उनको उस ट्राइब के नाम से जाना जाने लगा। गारो हिल पे रहने वाले गारो ट्राइब्स के नाम से जाने जाते हैं, खासी हिल पे रहने वाले खासी ट्राइब के नाम से जाने जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों हिल ही मेघालय के टॉप वाले पोजीशन पे आपको दिख जाएगा। ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज वेयर इज दूध सागर वाटरफॉल। इस वीडियो में मैंने दो वाटरफॉल के बारे में बताया है, एक धुआंधार और ये दूध सागर। तो धुआंधार तो एमपी में था, और ये दूध सागर फॉल जो है एक्चुअली इंडियन स्टेट गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, दूध सागर फॉल जो है वो 4 टियर्ड वाटरफॉल है, जो कि ये रिवर का नाम है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप ज़रूर नोटिस करना। मांडवी रिवर, जो कि गोवा के पास गोवा में है ये रिवर, मांडवी रिवर, तो वहीं पर आपको ये दूध सागर वाटरफॉल दिखता है। दोनों में बहुत अंतर नहीं है, दूध सागर और धुआंधार में, लेकिन हाँ, दूध सागर फॉल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये इतनी ऊंचाई से गिर रहा होता है कि इससे गिरने वाले जो वाटर के फोर्सेस होते हैं वो एकदम ऐसा लगता है कि दूध ही गिर रहा हो, मिल्क ही गिर रहा हो, जैसे वो मिल्क का ही कोई एक बड़ा सा फॉल हो, ऐसा कुछ आपको लगने वाला है। ओके डियर, चलो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप लोग पढ़ रहे होगे लॉकडाउन में, और चलो बाय डियर, हैव अ नाइस डे।